आज का मुद्दा की तरफ। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। देखिए ये रिपोर्ट। अमरवाड़ा में खत्म हुआ मतदान। उपचुनाव में क्या है सियासी रुझान। चुनाव प्रचार में खूब मचा घमासान। नतीजों में कौन साबित होगा बलवान। अमरवाड़ा में वोटिंग का बैटल खत्म हो चुका है। अब एक ही सवाल सियासी फिजा में गूंज रहा है कि क्या छिंदवाड़ा की राह पर चलेगा अमरवाड़ा, या फिर लीक पर चलते हुए जनता फिर से कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल देगी। इन सब का जवाब 13 जुलाई को मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि 80% बूथ जीतने की रणनीति अमरवाड़ा में कमल खिलाएगी। तो बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह ने कहा कि विकास के साथ जाएगा अमरवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर विधानसभा में, हर मंडल पर, हर बूथ पर है। और आपको ध्यान में होगा, मेरे भी दौरे हुए, तो मेरे दौरे कोई बड़े बड़े सभाएं नहीं हुई। मैंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जिस दिन किया था उस दिन मैंने कह दिया था, जो उमंग और उत्साह, और एक विधानसभा के सम्मेलन में 5000 कार्यकर्ता, उनका उमंग उत्साह कह रहा था कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। सबसे पहले जब मैं चुनाव जीता तो 5000 वोट से जीता था, उसके बाद 11000 वोट से, और उसके बाद तीसरी बार 25000 वोट से जीता। और आज जो माहौल देखने को जो मिल रहा है, इस माहौल को देखते हुए लगता है कि मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और इसका मार्जिन भी बढ़ेगा। कांग्रेस ने अंचल कुंड दरबार से जुड़े धीरन शाह को प्रत्याशी बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसका असर पूरे चुनाव में देखने को मिला। दिग्विजय सिंह ने अमरवाड़ा का कनेक्शन कमलनाथ से जोड़ा और जीत की उम्मीद जताई। मैं अमरवाड़ा के अंदर सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में छिंदवाड़ा में और उनके नेतृत्व में जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, उससे वो हाथ धो देंगे अगर उन्होंने वहाँ से भाजपा को जिता दिया। क्योंकि कमलनाथ जी चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, वे हमेशा प्रभावशाली रहे हैं। और जो भी उनका एक 80 से लेकर आज तक का सफर है, छिंदवाड़ा को उन्होंने देश के नक्शे पे ला के खड़ा कर दिया। अमरवाड़ा में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मतदान खत्म हो चुका है। अब राजनीतिक पंडित इसके रुझान समझने की कोशिश में लगे हैं। जीत के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन जीतेगा अमरवाड़ा का अखाड़ा। नमस्कार, आज का मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कौन जीतेगा अमरवाड़ा का अखाड़ा। तो कौन होगा अमरवाड़ा का पहलवान, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कमलेश शाह जिस तरह से एटीट्यूड से खड़े थे रजनीकांत स्टाइल में, उससे तो लगता है कि उनको पूरा उम्मीद है कि वो कैबिनेट में आ सकते हैं। चेहरे पे एक एटीट्यूड था, स्टाइल था बात करने का। और क्यों ना होगा, ये समय है कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं का। जी हाँ, ये जन्नत है, पैराडाइज है उनके लिए कि आइए आइए आइए, छा जाइए, कैबिनेट में आइए, आगे बढ़ते चले जाइए। जी हाँ, ये तो हुई थोड़ी विनोदी लहजे की बात। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। पहला सवाल, खत्म हुआ उपचुनाव का दंगल, कौन जीतेगा अमरवाड़ा का अखाड़ा। जी हाँ, और दूसरा सवाल, जीत के दावों के बीच 13 जुलाई को कौन साबित होगा बलवान। और सवाल नंबर 3, जीडीपी के वोट कांग्रेस बीजेपी किसे पहुंचाएंगे। चट, तो ये हो जाएगा 3। और 3 सवालों के साथ रुक करते हैं मेहमानों की तरफ। और आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मेहमान हैं। अमित द्विवेदी जी हैं छिंदवाड़ा से, मनोज सैनी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में, फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता स्टूडियो में, और गुलरेज शेख अपनी लहराती जुल्फों के साथ अपने घर
या फिर पार्टी कार्यालय में। बहुत शुक्रिया, बहुत आप सभी मेहमानों का। पहली टिप्पणी लूंगा मैं अमित द्विवेदी, जो मौकाए वारदात पर यानी घटना स्थल पर यानी चुनाव स्थल पर मौजूद हैं। अमित जी, जरा समझाइए क्या देखा और समझा है। पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जरा बताइए, समझाइए क्या होने जा रहा है। अमरवाड़ा में वोटिंग हो चुकी है, किस तरह का माहौल देखा आपने? शरद जी, अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव कई मायनों में अलग है और ये उपचुनाव जो है वो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा इलेक्शन है, मोहन सरकार का पहला इलेक्शन है और यहाँ पर लगातार जो है दोनों ही दलों ने पूरी जोर आजमाइश की। दोनों ही दलों के प्रदेश स्तर के बड़े नेता छिंदवाड़ा पहुंचते और अमरवाड़ा जाकर प्रचार करते हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ इस इलेक्शन से दूरी रखेंगे, मगर 3 दिन कमलनाथ ने और 4 दिन नकुलनाथ ने दिए। वैसा ही लोकसभा चुनाव में जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा की कमान संभाल रखी थी, ठीक उसी तर्ज पर उपचुनाव को भी मोहन यादव ने फ्रंट फुट पर आकर खेला और लगभग 4 बड़ी सभाएं की और 4 दिन वो छिंदवाड़ा आए और एक रात छिंदवाड़ा में रुके हैं। पहली बार प्रदेश में पीसीसी चीफ छिंदवाड़ा पहुंचते हैं जीतू पटवारी और 45 साल के इस किले पे बाहर से जी बिल्कुल यहाँ पर रहते हैं और बड़ी सभाएं करते हैं। एआईसीसी से भी आदमी पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश के प्रभारी यहाँ आकर सभा करते हैं। मेरा पॉइंटेड सवाल है अमित जी, पॉइंटेड सवाल है, क्या बहुत ही ऐसा मुकाबला है जिसे आप कहते हैं कांटे का मुकाबला है? नो वन कैन से कि किस करवट बैठेगा चुनाव के नतीजों का ऊंट। क्या फील कर रहे हैं आप? पल्स क्या कह रही है अमरवाड़ा की? शरद जी, मैं आपको ग्राउंड लेवल पे जो बात है वो बता रहा हूँ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पे कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। गोंडवाना से हम जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसा प्रदर्शन शायद गोंडवाना करने में पीछे रह गई। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है और भारतीय जनता पार्टी की बात में आप बता दो कि प्रत्याशी एक तरफ रहा, पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ी है, पार्टी ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ी है। बहुत संक्षेप में और एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आंचल कुंड का आना यानी एक धार्मिक सत्ता का इस चुनाव में आना, कांग्रेस के उम्मीदवार जो जुड़े हैं आंचल कुंड से उनका आना या कांग्रेस का समन्वित रूप से चुनाव लड़ना, क्या कांटे का मुकाबला बना रहा है बीजेपी के साथ इस चुनाव में? निश्चित रूप से शरद जी, आंचल कुंड से जैसे ही प्रत्याशी का नाम का ऐलान हुआ, इलेक्शन में स्पार्क पैदा हुआ, इलेक्शन जो है गर्म होना शुरू हुआ और कांग्रेस जो है वो इलेक्शन में आ गई। और जैसे ही आंचल कुंड से प्रत्याशी फाइनल होते हैं, क्योंकि आंचल कुंड आदिवासियों का आस्था का केंद्र है, तो इलेक्शन हॉट हुआ और फिर उसके बाद चुनाव जो है वो गर्म हुआ, तो चुनाव कांटेदार हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एज जो दिखाई देती है वो भारतीय जनता पार्टी को है। जी बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी वो बाजीगर है जो अंत में कहां से बाजी को जीतती है। लेकिन इस बाजीगर को लोकसभा चुनाव में कई जगह चोट भी लगी है और सबसे बड़ी चोट लगी है उस उत्तर प्रदेश में जहां इसका दबदबा रहा है। तो देखते हैं कि क्या कांग्रेस ने इससे उत्साहित होकर, यहाँ की बात करें अगर अमरवाड़ा की, तो वहाँ क्या कुछ रणनीति और बनाई है, किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की है, देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अमित, बहुत धन्यवाद आपका। एक क्विक रिएक्शन बीजेपी का, फिर मैं बढ़ूंगा बाकी मेहमानों की तरफ। गुलरेज शेख साहब, टक्कर अच्छी है क्योंकि कांग्रेस ने सबक लिया है और इस चुनाव में बीजेपी की तरह ऐसा माना जाता है कि बीजेपी कई बार जिस तरह से धार्मिक परिप्रेक्ष्य समेट कर आगे बढ़ जाती, धार्मिक कहूँ आध्यात्मिक कहूँ, राम मंदिर का मुद्दा है, तमाम चीज़ें हैं। आप कैसे देखते हैं? टक्कर कांटे की तो बताई जा रही है लेकिन एज बीजेपी का है, ऐसा हमारे साथी कह रहे थे। जी शरद जी, आपके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बहुत बातें कही और मैं इत्तेफाक रखता हूं उनकी बातों से। देखिए, टक्कर है और टक्कर में कांग्रेस पार्टी नॉकआउट हो चुकी है। हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, अभी तक उनसे जितनी सूचना मिली है, 232 पोलिंग स्टेशंस में से लगभग 70% पर हमको एज मिली है और ये 50 से 55 हजार से हम ये सीट आराम से जीत रहे हैं।
नंबर एक। नंबर दो, आपके अभी जो प्रतिनिधि महोदय ने कही वो बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जीतू पटवारी वगैरह को आकर बैठना पड़ा, और ये पहली बार है कि जब एमपीसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहां पर आई है, वरना अभी तक तो कमलनाथ कांग्रेस ही चुनाव लड़ती थी, तो पहली बार इन लोगों को उतरना पड़ा, क्योंकि कमलनाथ का सिक्का जो था वो खोटा रहा और रिजेक्ट हो गया कमलनाथ का नाथ परिवार। तो जीत तो स्पष्ट नजर आ रही है। और आप ये भी देखिए कि कमलनाथ जी ने भी कोशिश की अपनी इज्जत बचाने की। केवल 4 दिन वहां, 3 दिन उन्होंने प्रचार किया, 4 दिन उनके सुपुत्र जी ने प्रचार किया। इनसे ज्यादा तो हमारे बड़े नेताओं ने कर लिया। क्यों किया, क्यों नहीं किया इन्होंने? क्योंकि इनको पता था कि वापस से हारेंगे, अमरवाड़ा में भी हारेंगे, तो बची कुची जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो अमरवाड़ा ने अपना जो है नतीजा दे दिया है। आवाम ने हमें वोट दिया है, हमको आशीर्वाद दिया है। आराम से 50-55 हजार वोट से हम जीत रहे हैं। गुलरेज भाई, लेकिन चुनाव भी एक किस्म का मैच है, मुकाबला है। इस समय यूरो कप फुटबॉल का चल रहा है, T20 की सीरीज जिम्बाब्वे के साथ चल रही है। यहाँ भी स्पोर्टिंग स्पिरिट ही होनी चाहिए कि हार गए तो नाक कट गई, भारतीय क्रिकेट टीम को हिंद महासागर में फेंक दो, अब तो अगली बार हार गए तो नाक की समूची शल्य क्रिया हो जाएगी। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग क्यों? जीत हार, विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। आप भी उत्तर प्रदेश में वो नतीजे नहीं ला पाए जो नतीजे आने थे, तो क्या ये माने कि बीजेपी वहां से बिल्कुल गायब हो चुकी? नहीं सर, बीजेपी है, यकीनी तौर पर है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत ऊपर वाले ने आपको पर्सनैलिटी दी है, और मैं समझता हूँ उतनी ही खूबसूरत आपकी ज़ुबान भी है। चलिए, इंशाल्लाह आगे मैं कुछ अच्छे अल्फाज आपसे सुनूंगा, दुआ करता हूँ, और दुआ में हाथ यूँ करता हूँ, ज़रूर आपके मुंह से वो खूबसूरत अल्फाज झरेंगे। फ़िलहाल मैं कुछ अच्छे अल्फाजों के लिए रुख कर रहा हूँ, मुशायरा नहीं पढ़ रहा हूँ, डिबेट संचालित कर रहा हूँ फिरोज़ सिद्दीकी साहब की तरफ। जी फिरोज़ भाई, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? टक्कर अच्छी है, कमलनाथ जी के लिए मुश्किल तो है निश्चित तौर पर, छिंदवाड़ा का गढ़ हार चुके हैं, और भी तमाम चुनौतियां जीतू पटवारी जी के लिए चुनौती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें चुनौती का सवाल नहीं है। ये सीट तो हमारी है कांग्रेस की, बरसों बरस हम जीतते आए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाई। वो कभी जनसंघ ने जिताया हो, एक अलग बात है। इससे पहले प्रेम नारायण ठाकुर को उन्होंने चुनाव लड़ाया था, वो भी कांग्रेस से लाए थे। आज भी जो है वो साहू हों, वहाँ छिंदवाड़ा के सांसद हों, या अमरवाड़ा से कमलेश शाह चुनाव लड़ रहे हैं। मज़ा तो जब था कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने किसी व्यक्ति को, जो उनके कैडर का किसी मंडल अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को या जिला अध्यक्ष को, किसी को चुनाव लड़ाती। आऊँगा आपकी, लेकिन वो उसको चुनाव नहीं लड़ा सकी, क्योंकि आपका वोट ही नहीं है। गुलरेज भाई, लोग हंसी उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि इनको ज़रूरत क्या है, जब जनता ने इनको 163 सीट दे दी तो ये लाए कांग्रेसी को और उसको मिनिस्टर बना लिया। अभी जिसका कांग्रेसी को लाके ये चुनाव लड़ा रहे हैं। आखिरकार ये पार्टी करना क्या चाह रही है? ये अपनी रीति नीति पर क्यों नहीं है? या इनके पास इतना वोट ही नहीं है कि ये जो है कि कोई सीट जीत सके? आपके पास केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आपको तो अपने कैंडिडेट को लाना चाहिए था और चुनाव लड़ाना चाहिए था। अभी भी हमको जनता पर भरोसा है अमरवाड़ा की। कमलनाथ जी ने जो सेवाएं दी हैं उसका भरोसा है। जो कांग्रेस ने वहाँ काम किया है, जो हमारी रीति नीति है, अमरवाड़ा जो है वो हम जीतेंगे। जीतू पटवारी जी ने कुशल प्रबंधन किया, वहाँ मेहनत की उन्होंने, जो वो कर सकते थे वहाँ इन्होंने, मतलब कोई ऐसा पत्थर नहीं था जिसको उन्होंने पलटाया ना हो। जीतू पटवारी जी ने वहाँ की जीत सुनिश्चित करने के लिए तो जो हर प्रयास हमने किए हैं, हम जीतेंगे, ये हमको पता है। आप दोनों को, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी को शुभकामनाएं। मनोज भाई, मेरी बात हो रही थी बीजेपी के एक नेता से, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने टिप्पणी की कि शरद जी, अब हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 3-4 पार्टियों के कैंडिडेट रहते हैं। जैसे किसी आप क्लॉथ स्टोर में जाते हैं, तो उन्होंने पहले हमने बीजेपी वाला सामने किया, तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं ये अभी थोड़ा रुकिए इसके लिए। सर, समाजवादी पार्टी से भी है सर अपने पास, ये देखिए ना सर, फिट है सर, नहीं ये नहीं चलेगा। तो सर बीएसपी का ट्राई कर लीजिए, नहीं ये नहीं चला। सर कांग्रेस है ना सर, ये तो निकाल ही लेगा सर, इसको ले लीजिए। तो इस तरह का उन्होंने अपनी पीड़ा भी झलकी उनकी बात में। अब जिस तरह से फिरोज भाई भी बात कर रहे हैं, आखिर बीजेपी के भी दिल, क्या वहां से कोई बीजेपी कैंडिडेट नहीं होगा दावेदार? कमलेश शाह क्यों? देखिए शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा
लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी समझना होगा। आप जैसा कह रहे हैं, आज मेरी भी बात हो रही थी, तो ये अभी की बात नहीं है, ये साल भर पहले से इस तरह की बातें की गई थी कि कांग्रेस के जो पॉकेट है आखिर वो हमारे पास कैसे आएंगे। जैसे रामनिवास रावत की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती, उन्होंने अपने कैंडिडेट को बार बार मौका दिया और बार बार वो वहां से हारे। तो फिर वजह क्या है कि हम हार रहे हैं तो फिर हमें वो पॉकेट अपना बनाना है। तो एक बार किसी कांग्रेस के नेता को अपने साथ जोड़ लीजिए, फिर वो बाद में भारतीय जनता पार्टी की सीट हो जाएगी। इसी तरह कमलेश शाह को भी उन्होंने चुना, और अब जो खबरें आ रही है कि चाहे रामनिवास रावत की बात करें या कमलेश शाह की बात करें, पिछले उपचुनाव में जो गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई थी उन गलतियों को उन्होंने पूरा किया, और बीते 3 दिन के भीतर जो रणनीति बनाई गई वो रणनीति बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता जो मेरी जानकारी है, लेकिन उस रणनीतिक तौर पर वो सफल हुए हैं ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। और ये मुद्दा सिर्फ आज के चुनाव का नहीं है, वर्तमान उपचुनाव का नहीं है, ये 28 और 29 की तैयारी की तरफ बीजेपी बढ़ चली शरद जी। और इसीलिए उन पॉकेटों पर बीजेपी ने नजर गड़ाई, चाहे रामनिवास रावत हो, कमलेश शाह हो, या आने वाले दिनों में निर्मला सप्रे जो चिंता बढ़ाती भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए उनको भी यहाँ लाया गया। तो मुझे लगता है बीजेपी के भीतर बैठे नेताओं में निश्चित रूप से चिंता होगी, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर वो सीट बीजेपी नहीं जीती, इसलिए शायद कांग्रेस के प्रत्याशी को लाना पड़ा। पर आने वाले दिनों में इससे समझौता बीजेपी नहीं करेगी, जहां अपने पॉकेट नहीं है उसको वो अपना करना चाहेगी। पर बहुत मेहनत की है कांग्रेस ने भी, बहुत मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने भी, बीजेपी ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है, मुझे लगता है उसका लाभ बीजेपी को मिलने जा रहा है। गुलरेज साहब, आप जो अपनी बात कहेंगे वो तो कहेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है जीत का इतना दबाव बीजेपी क्यों लेती है? उस राज्य में जहां 163 का जनादेश है, उसके पास 29 की 29 लोकसभा सीटें, पूरे समय नेता गंभीर रहते हैं, अब ये करना है, अमरवाड़ा में इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं भैया हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, जब आपकी स्थिति अनुकूल है, वर्ल्ड कप आप जीत चुके हैं, केंद्र में सरकार बढ़िया कंफर्टेबल बना चुके हैं, प्रदेश में तो दमदारी से बनी है, 29 की 29 सीटें, पहाड़ घूमिए, नदियां देखिए, प्रसन्न रहिए, पूरे समय काम का प्रेशर जैसे कि कोई कॉरपोरेट कंपनी है। सर शरद जी, हमारी जो कंटिन्यू मेहनत करने का कारण भी एक ही है, और मैं जो कुछ हद तक के इरिटेट होकर बोल रहा था, जिससे मेरी वाणी में कुछ कठोरता भी थी। लग नहीं रहा था इरिटेट हो रहे थे आप, अरे मोहब्बत से कह रहे थे आप जी। नहीं, इरिटेशन इस चीज का है कि जब ये बार बार कहा जाता है कि ये तो कांग्रेस का गढ़ है, ये तो इस परिवार का गढ़ है, ये किसी का गढ़ नहीं होता, ये लोकतंत्र है, और हमारी जो शिराएं हैं उस पर लोकतंत्र बहता है। तो एक लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल दल होने के नाते हमको इरिटेशन इस चीज पे होता है जब कोई परिवार अपने किसी भी क्षेत्र विशेष को अपना गढ़ मानने लगे। जो ये गढ़ और गढ़ी होती थी, ये राजा महाराज और बादशाहों के समय होती थी, लोकतंत्र में नहीं होती। और इसी को ध्वस्त करने के लिए हमने कहा था कि हम छिंदवाड़ा हराएंगे, क्योंकि कमलनाथ अपना गढ़ मानने लगे थे, हमने हराकर दिखाया। अभी भी ये जो अमरवाड़ा की सीट है, इनका जो और भी अभिमान है उसको तोड़ना आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र को कोई अपनी भपोती नहीं समझे, जो इतने वर्षों तक समझते रहे, दशकों तक समझते रहे। और जहां तक बात है कि जो कि बाहर का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार, देखिए सब हमारे देश के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। हम अगर आज फिरोज सिद्दीकी चाहें, एक भले व्यक्ति हैं, कोई दोष नहीं है इनके ऊपर, कोई लांछन नहीं है, अगर ये चाहते हैं कि देश की सेवा करना है और कुछ पॉलिटिकल काम करना है, देखिए पॉलिटिक्स भी एक रास्ता होता है समाज की सेवा करने का, और हमारे पास आना चाहते हैं तो हम क्यों रिजेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, हम हर किसी को नहीं लेते, गुण और दोष के आधार पर लेते हैं। आपको पता है कि 2 बड़े नेता आना चाहते थे बीजेपी में, लेकिन दोष था तो रिजेक्ट किया। लेकिन हुजूर ये तो समझाएं जरा मुझे, बड़ी मुश्किल तमाम कांग्रेस अकलियतों की नुमाइंद करने वाली एक शख्सियत को टिकट देती है जो जीत भी जाते हैं। अब आरिफ अकील साहब के साहबजादे हैं, और बीजेपी के 230 में अकलियतों की कोई नुमाइंदगी नहीं होती। दोनों पार्टियों के हाथ इतने तंग हैं अकलियतों को लेकर, क्या कहा जाए? नहीं, वो भी अब खत्म होगा, और अकलियतों को भी जो मौका देगी वो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उनको वोट बैंक बना के रखा, देखिए मैं खुल के बात कर रहा हूं आज आपके शो पर, हमको जो वोट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है अकलियतों के एरिया से, तो उसके कारण कई बार टिकट नहीं मिल पाते, और कांग्रेस उसको एक वोट बंधक बना रखी है, वोट बैंक को बंधक बना के रखी हुई है। लेकिन अब ये बहुत समय चलना नहीं है। जिस तरह से मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ, जिस तरह से कांग्रेस इम्प्लोड हो रही है, आंतरिक विस्फोट हो रहा है, तो ये विस्फोट के बाद खड़ी नहीं हो पाएगी, और अगली बार आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलेगा।
चलिए उम्मीद करते हैं फिरोज साहब आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क आपका, फिर मैं खत्म देखिए करूंगा। सवाल ये है कि लोकतंत्र में मर्यादाएं होती हैं। कांग्रेस की टिकट पे जीता आदमी जो था वो आके उसने है ना कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली। क्या जरूरत थी आपको ये 3 विधायक तोड़ने की? क्यों लोगों के ऊपर आपने ये बोझ डाला है चुनाव कराने का? क्यों पूरी मशीनरी जो है करोड़ों रुपया खर्च करके अब चलिए आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा मैं। जीतना हारना एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा है। लोगों ने अगर चुना है किसी विधायक को तो 5 साल के लिए उसको मैंडेट दिया। गुलरेज साहब बहुत 5 सेकंड 10 सेकंड जी। देखिए, अगर कमलनाथ जी के बच्चे आदिवासी समाज का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बेइज्जती नहीं करते, तो कमलेश शाह शायद हमारे पास नहीं आते। क्या जरूरत थी जुबान चलाने की? क्या जरूरत थी बेइज्जती करने की? आपको क्या जरूरत पड़ी थी टिकट देने की? चलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है गुलरेज भाई के लिए ये मंच कुछ सीमाएं खींचता है, जैसी फिरोज भाई के लिए खींचता है। लेकिन ये सही है कि आप आईपीएल भी खेलते हैं और आप टेस्ट का कैप भी पहन के खेलते हैं, जब सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों की 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। आईपीएल में भी आप जीतते हैं, वहाँ धोनी के साथ ऑस्ट्रेलिया के भी टॉप प्लेयर होते हैं, इंग्लैंड के भी होते हैं और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी होते हैं। लेकिन उस जीत में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो जीत हिंदुस्तान की जीत नहीं होती। उसमें बांग्लादेशी का भी योगदान है, कोई ख़राबी नहीं, अफगानिस्तान का भी योगदान है। आप जब अपनी स्ट्रेंथ पर जीतते हैं उसका मज़ा कुछ और होता है। ये कसक बीजेपी के भी मन में होती है। सियासी मजबूरियां, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई कांग्रेस से इतने सारे लेकर नहीं आता। माफ़ कीजिएगा, शेर में मैंने कुछ जुगलबंदी अजीब सी कर दी है जी, नहीं बजा फरमाया, ये दर्शकों पे छोड़ता हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और अब हम इस डिस्कशन को यहीं रोक कर आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा की तरफ। कांग्रेस का मास्टर प्लान, मचेगा सियासी घमासान। नमस्कार।